नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने हिंदी प्रीवियस पेपर की सीरीज में। यह हमारी सीरीज चलाई जा रही है। जितने भी हमारे क्वेश्चन हैं और जो क्वेश्चन आने की पूरी संभावना, उन सब पर डिस्कस किया जाता है, विस्तार पूर्वक समझाया जाता है, रटाया नहीं जाता। ये बिल्कुल क्लियर है। से जो भी क्वेश्चन होता है हमारा पूरा विस्तार पूर्वक सोल्व करते हैं, समझाते हुए चलते हैं। तो शुरू कर लेते हैं अपने पहले क्वेश्चन के साथ। अपने नंबर काउंट करना, कितने नंबर बनते हैं। क्वेश्चन क्या दिया गया है? यह घड़ी पुरानी है, इस वाक्य में कितने विशेषण हैं? विशेषण की बात की गई है। विशेषण होते क्या है? तो ऐसे शब्द जो संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता बताएं। ऐसे शब्द जो संज्ञा सर्वनाम की विशेषता बताते हैं विशेषण कहलाते हैं। विशेषण के कितने भेद होते हैं? विशेषण के हमारे 4 भेद होते हैं। लेकिन क्वेश्चन जो दिया गया है, यह घड़ी पुरानी है, इसमें कितने विशेषण है? तो ये जो वाक्य दिया गया है, इसमें हमारे कितने विशेषण है? ऑप्शन नंबर बी हमारा आंसर हो जाएगा। इसमें 2 विशेषण है। अब कुछ को लगा होगा इसमें 1 विशेषण है। बस यही समझना है, विशेषण को रटना नहीं है। हिंदी है ये। बात कर लेते हैं। यह घड़ी पुरानी है, यह हमारा एक वाक्य दिया गया है। अब देखो नेक्स्ट, किस घड़ी की बात हो रही है? तो यह घड़ी, और यह जो बना हमारा, ये क्या है? ये सार्वनामिक विशेषण है। कौन सा विशेषण है? सार्वनामिक विशेषण दिया गया है। ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट, घड़ी कैसी है? तो घड़ी की एक और विशेषता है, घड़ी पुरानी है। और पुरानी क्या हो जाएगा हमारा? गुणवाचक विशेषण। ठीक है। तो दोनों ही हमारे विशेषण है। यह सार्वनामिक विशेषण है और पुरानी गुणवाचक विशेषण है। तो कितने विशेषण बने? 2 विशेषण बने। और घड़ी क्या है हमारी यहाँ पर? तो ये हमारी विशेष्य हो जाएगी। घड़ी विशेष्य है, जबकि यह और पुरानी हमारे 2 विशेषण मिले। तो ऑप्शन नंबर ए का आंसर हमारा बी बना। ठीक है। रटना नहीं है, समझते हुए चलना है आपको। उसके बाद देखते हैं नेक्स्ट अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन दिया गया है, क्या लिखा गया है? ज्ञानपीठ पुरस्कार विजेता पुस्तक चिदम्बरा सुमित्रा नंदन पंत द्वारा कब प्रकाशित की गई थी? देखो, ये सभी को पता है कि ये हमारी हिंदी साहित्य की पहली रचना है चिदम्बरा, जिसे ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया गया था। और ज्ञानपीठ पुरस्कार चिदम्बरा को कब दिया गया था बताना? 1968 में दिया गया था। ज्ञानपीठ पुरस्कार के बारे में जो मेन चीज आपको याद रखना है कि ज्ञानपीठ पुरस्कार की स्थापना कब की गई? 1961 में स्थापना की गई थी। परंतु पहली बार कब दिया गया था? 1965 में सर्वप्रथम ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया गया था जी शंकर कुरुप को, मलयालम भाषा में। ज्ञानपीठ पुरस्कार उन भाषाओं में दिया जाता है जो हमारे संविधान की 22 भाषाएं हैं। ठीक। अब बात कर लेते हैं, इसी पुरस्कार को हिंदी साहित्य का भी सबसे बड़ा पुरस्कार माना जाता है। क्वेश्चन क्या है कि चिदम्बरा सुमित्रानंद पंत द्वारा कब लिखी गई थी? तो याद रखना, ये लिखी गई है हमारी 1958 में। ऑप्शन नंबर बी हमारा आंसर हो जाएगा। इससे अलग की जानकारी जो आपको याद रखना सुमित्रानंद पंत जी के बारे में, कि इनके कुछ उपनाम आते हैं जो हमारे एग्जाम में भी पूछे जाते हैं। जैसे इनका वास्तविक नाम क्या था? तो बताना। गोसाई दत्त इनका वास्तविक नाम था, जबकि इन्हें अन्य किस नाम से जानते हैं? इन्हें ही सुधाकर कहते हैं, सुधाकर प्रे इन्हीं का उपनाम है। इन्हें ही मोती बोला गया है, इन्हें ही बोला गया है शब्द शिल्पी, शब्द शिल्पी भी इन्हीं का नाम है। उसके बाद नेक्स्ट, एक निहत्ता, एक निहत्ता ये भी इन्हीं का उपनाम है। आप देख सकते हो कितने उपनाम है। जबकि इससे अलग जो हमारे एग्जाम में कई बार पूछा गया है, प्रकृति के सुकुमार कवि किसे बोला जाता है? सुमित्रानंदन पंत जी को बोला जाता है। और अन्य उपलब्धि इनकी जो बहुत महत्वपूर्ण है, आपको याद रखना, इन्हें क्या बोला जाता है? छायावाद का विष्णु इन्हें बोला जाता है। और क्या बोला जाता है? छायावाद का संस्थापक बोला जाता है। तो छायावाद का विष्णु और छायावाद का संस्थापक सुमित्रानंदन पंत जी को ही बोला जाता है। अन्य उपलब्धि इनकी आपको याद रखना, इन्हें 1960 में हिंदी साहित्य पुरस्कार दिया गया। उसके बाद नेक्स्ट 1961 में इन्हें पद्म भूषण पुरस्कार दिया गया। नेक्स्ट 1968 में इन्हें
ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया गया और ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त करने वाले सुमित्रा नंदन पंत हिंदी साहित्य के हमारे पहले कवि थे। क्लियर है, याद रखना। उसके बाद नेक्स्ट अगर पूछा जाए ज्ञानपीठ पुरस्कार अब तक कितने कवि को मिल चुका है, तो बताना ज्ञानपीठ पुरस्कार अब तक 11 कवियों को मिल चुका है, जो हिंदी के 11 है। ऐसा तो बहुत अधिक है, लेकिन हिंदी के कितने हैं? टोटल 11 है। और आपको याद रखना 11 ही लाख रुपए, 11 ही लाख रुपए ज्ञानपीठ पुरस्कार की वर्तमान में धनराशि है। तो सुमित्रानंद पंत के बारे में जानकारी थी। आपको याद रखना इनकी रचनाएं तो हम पढ़ते रहते हैं, लेकिन ये जो उपलब्धियां, इनके उपनाम अचानक से आ जाते हैं, पूरा पढ़ाई करते हैं, अचानक से कोई छोटा सा नाम आया, हमारा क्वेश्चन गलत। तो ये महत्वपूर्ण पुस्तक थी। चिदम्बरा कब लिखी गई थी, तो बताना 1958 में। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन हमारा लोकोक्ति से है, और क्या दिया गया है? बांझ गोन कै प्रधान, लोकोक्ति का क्या सही अर्थ होने वाला है हमारा? पहला दिया गया है अंधों में काना राजा, काला अक्षर भैंस बराबर, किसी की बात न मानना, सबको साथ लेकर चलना। तो याद रखना इसका आंसर हो जाएगा हमारा अंधों में काना राजा। सही है, ऑप्शन नंबर ए हमारा आंसर हो जाएगा। उसके बाद देखते हैं नेक्स्ट अगला क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया हमारा निम्नलिखित में कौन सा पत्र, पत्र लेखन से क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा पत्र गजट में प्रकाशित होता है? गजट में प्रकाशित होता है, कौन सा पत्र है हमारा जो गजट में प्रकाशित किया जाता है? पत्र लेखन से क्वेश्चन है, आपको बताना है क्या आंसर है। पहले दिया गया है कार्यालय, तो याद रखना ये तो नहीं होता गजट में। कार्यालय पत्र में क्या होता है? ये कार्यालय तक ही सीमित होता है, और इस पत्र में कार्यालय के अंदर की जितनी भी सूचना होती है इसी पत्र के माध्यम से जारी की जाती है। किसी भी कार्यालय में कोई नियुक्ति की जाए इसी पत्र के माध्यम से बताई जाती है। छुट्टी की स्वीकृति या कोई पदों की उन्नति हुई है, कोई पद में अवनति हुई है, ठीक है, तो सब कार्यालय पत्र के अंतर्गत आते हैं। जबकि अगला दिया गया है सरकारी पत्र, सरकारी पत्र भी नहीं होना है क्योंकि ये भी हमारा गजट में प्रकाशित नहीं होता। तो गजट में प्रकाशित होने वाला हमारा पत्र कौन सा है? तो याद रखना जो दिया गया है अधिसूचना पत्र, ऑप्शन नंबर डी हमारा आंसर हो जाएगा। गजट में प्रकाशित होता है कौन सा पत्र? बताना अधिसूचना पत्र गजट में प्रकाशित होने वाला पत्र होता है। बात कर लेते हैं इसकी शैली क्या होती है, तो इसकी शैली होती है अन्य पुरुष शैली में ये लिखा जाता है अधिसूचना। जबकि अर्ध सरकारी जो पत्र होता है, महत्वपूर्ण पत्र है, ये किस में छापा जाता है? तो टंकण विधि में आता है। कौन सा पत्र है हमारा जो टंकण विधि में आता है? तो बताना अर्ध सरकारी पत्र है। इसकी भाषा क्या होती है? इसकी भाषा गोपनीय होती है। किस पत्र की भाषा गोपनीय हो सकती है? बताना अर्ध सरकारी पत्र की भाषा गोपनीय हो सकती है, ठीक है। जबकि जो सरकारी पत्र होता है, जब कोई विदेश भेजा जाए तो इसी पत्र के सहारे से कोई पत्र लिखा जाता है और इसमें हमारा महोदय और महोदय शब्द का प्रयोग किया जाता है। तो गजट में कौन सा पत्र प्रकाशित होता है? ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा हमारा अधिसूचना पत्र गजट में प्रकाशित होता है। क्वेश्चन देखते हैं नेक्स्ट अगला क्वेश्चन जो हमारा दिया गया है, क्या पूछा है? ये क्वेश्चन रिपीट होता रहता है, आपको याद रखना है। नागरिक परिचारणी सभा की स्थापना किस युग में हुई थी? जबकि क्वेश्चन तो ये पूछा जाता है नागरिक परिचारणी सभा की स्थापना कब की गई थी, लेकिन यहाँ पूछा है किस युग में की गई थी। कोई परेशानी वाली बात नहीं, आपको याद रखना है। नागरिक परिचारणी सभा की स्थापना कब की गई थी? तो बताना 1893 में इसकी स्थापना की गई थी। कहां पर की गई थी? बताना बनारस में इसकी स्थापना की गई थी। यहीं से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, दोनों चीजें याद रखना है। लेकिन किस युग में? तो आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर ए, भारतीय हिंदू युग में नागरिक परिचारणी सभा की स्थापना की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया गया है? निम्नलिखित में से जो दिया गया है हमारा कालवाचक विशेषण नहीं है। विशेषण से क्वेश्चन है और क्या पूछा है? कौन सा हमारा कालवाचक विशेषण नहीं होने वाला है, ये आपसे क्वेश्चन पूछा गया है। इस तरह के क्वेश्चन बनते रहते हैं और विशेषण आप एक बार कंप्लीट कर लो, हमेशा के लिए अपने सही हो जाते हैं। काल जिससे समय का पता चलता है, आप देखो किससे हमारे समय का पता चलता है। जैसे ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है सनातन, तो सनातन होता है सबसे प्राचीन एक काल है, वो समय है सनातन। वर्तमान ये भी है, नया हो या पुराना हो तो है तो समय काल, दाया नहीं होगा। ऑप्शन नंबर डी हमारा आंसर हो जाएगा। तो फिर सर ये क्या है? तो बताना ये होगा हमारा एक स्थान।
जैसे बोल देते दाया, उसके बाद अगर होता बाया तो भी हमारा स्थान हो जाता। जबकि अन्य स्थान में और क्या क्या हो जाते, कोई क्षेत्रीय लिखा होता, ये भी हमारा किसी क्षेत्र की बात, किसी स्थान की बात हो रही है। अन्य कोई शब्द लिख देते, जैसे गुजराती, गुजराती स्थानवाचक हो जाता हमारा भारतीय। तो ये शब्द होते हैं हमारे स्थानवाचक, जबकि पूछा क्या था कालवाचक। तो ऑप्शन नंबर डी हमारा आंसर हो जाएगा। उसके बाद बढ़ते हैं नेक्स्ट अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन पूछा गया है हमारा, निर्धन में कौन सी संधि होने वाली है, बताइए कौन सी संधि शुद्ध हमारी होने वाली है निर्धन में, क्या हो जाएगा निर्धन। कौन सी संधि बनी है हमारी, ये बनी हमारी विसर्ग संधि। ठीक है, ऑप्शन नंबर क्या होगा हमारा, बी हमारा आंसर हो जाएगा निर्धन। उसके बाद देखते हैं नेक्स्ट अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन दिया गया है और क्या बोला गया है इसमें, दिया गया है जब एक ध्वनि दो व्यंजनों से जुड़ जाए तो कौन सी ध्वनि का निर्माण होता है, बताइए। चार ऑप्शन दिए गए हैं आपके सामने। जब एक ध्वनि दो व्यंजनों से जुड़ जाए तो कौन सी ध्वनि का निर्माण होता है, तो याद रखना जब एक ध्वनि दो व्यंजनों के साथ जुड़ जाती है, एक ध्वनि दो व्यंजनों के साथ जुड़ जाती है तो वहां पर हमारा संपृक्त ध्वनि का निर्माण होता है। सर उदाहरण के तौर पर आप देख सकते हो, जैसे हम लिख देते हैं कंबल, तो यहां पर दोनों आ गए। उसके बाद नेक्स्ट संबल, कंबल, संबल, और शब्द आ जाएगा जैसे बंदर। ठीक है, तो ऐसे शब्द जो हमारी दो व्यंजनों से जुड़ जाती है, एक ध्वनि क्या कहलाती है बताना, संपृक्त ध्वनि कहलाती है। ठीक, उसके बाद देखते हैं नेक्स्ट अगला क्वेश्चन, ऑप्शन नंबर नेक्स्ट जो हमारा दिया गया है। क्या पूछा गया है इसमें, एक किस भाषा का उपसर्ग है। उपसर्ग प्रत्यय से क्वेश्चन पूछा गया है और यहां पूछा है जो हमारा ए दिया गया है हमारी किस भाषा का ये उपसर्ग होने वाला है। उपसर्ग के बारे में जो आपको याद रखना है, उपसर्ग जो होते हैं हमारे क्या होते हैं, शब्द का अंश होते हैं, एक शब्द का अंश होते हैं, इन्हें शब्दांश बोलते हैं। इससे अलग की विशेषता उपसर्ग की, ये हमारे अभिकारी होते हैं। उपसर्ग क्या होते हैं, अभिकारी। उपसर्ग के भेद कितने होते हैं, तो उपसर्ग के हमारे तीन भेद होते हैं। कितने भेद होते हैं, तीन भेद होते हैं। कौन कौन से, तो याद रखना, पहला होता है हमारा संस्कृत, दूसरा हिंदी, और उसके बाद उर्दू होता है। बहुत महत्वपूर्ण है, जिस तरह से क्वेश्चन पूछा गया है इसी तरह से क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि हमारा ए उपसर्ग, कुछ भी दे देंगे उपसर्ग पूछ लेते हैं। पूछा जाए संस्कृत में कितने उपसर्ग होते हैं, तो बताना संस्कृत में टोटल 22 होते हैं, हिंदी में कुल 13 होते हैं, जबकि उर्दू में टोटल कितने होते हैं, 19 होते हैं। अब बात कर लेते हैं जो हमारे संस्कृत के कुछ उपसर्ग होते हैं। जितने भी उपसर्ग पर हमारे हलंत लगा हुआ होता है 100% हमारे क्या होते हैं, संस्कृत के उपसर्ग होते हैं। जितने भी शब्द पर हलंत आएगा हमारा कौन सा हो जाएगा, संस्कृत का उपसर्ग हो जाएगा। उससे अलग के भी कुछ होते हैं, जैसे दिया गया है देखो, प्रति, निर, निस, अभी, उसके बाद आएगा अति, ये सब हमारे संस्कृत के हैं। उसके बाद एक शब्द आएगा आ, एक आएगा अनु, अनु के बाद आएगा उत, जिस पे लगा हलंत 100% हो जाएगा। उसके बाद परा और परी, ये सब महत्वपूर्ण है हमारे, याद रखना। उसके बाद जो हिंदी के होते हैं, हिंदी का हो जाएंगे हमारे कुछ उपसर्ग, जैसे क्वेश्चन हमारा इसी से पूछा है, ए उपसर्ग, यही हमारा पूछा गया है, तो ये हिंदी का उपसर्ग होगा, आंसर हमारा सी हो जाएगा। जबकि अन्य ए के साथ आपको औ भी याद रखना है। जबकि देखो एक क्वेश्चन देखो जो ऊपर दिया गया है संस्कृत में, अगर ए का आ कर देंगे हम आ, तो हमारा संस्कृत का है, और सिर्फ ए किसका है, हिंदी का है। दोनों में अंतर है, याद रखना। कभी आप बस ऐसे ही एक साथ कर लो, अलग अलग है। उसके बाद देखना नेक्स्ट, और जो होते हैं नेक्स्ट होता है अन्य अध, अध के बाद हो जाएगा हमारा उन, उनके बाद अब, भर, भरपेट वाला। ठीक है, तो ये महत्वपूर्ण है जो हमारे हिंदी के होते हैं। जबकि जो हमारे होते हैं
उर्दू के, याद रखना कौन कौन से होते हैं। इसमें आ जाएगा हमारा गैर, उर्दू का है दर, ना, ला, सर, हर, कम। ठीक, तो ये महत्वपूर्ण है। और जो हो जाएंगे हमारे खुश, ये सब किसके हैं, हमारे उर्दू के। तो उपसर्ग है, देखो जिस तरह से क्वेश्चन पूछा, ये उपसर्ग के बारे में भेद पूछे जाते हैं, कैसे शब्द हैं ये सब पूछे जाते हैं। आज छोटे छोटी चीजें हैं, हिंदी को सही से समझते हुए चलो तो क्या हो जाएगा हमारा आंसर, ए का ऑप्शन नंबर सी हमारा आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट करते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। विलोम शब्द पूछा है, अल्पज्ञ का विलोम शब्द क्या होगा, आप बताइए। जो आप ढूंढ रहे होंगे वो नहीं दिया तो आप इस आधार पर लगाना है और यही पहचानना है बस। अल्पज्ञ का विलोम शब्द क्या हो जाएगा हमारा, तो याद रखना अल्पज्ञ का हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, सर्वज्ञ। अल्प और सर्व से मिलता जुलता है, याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन क्या दिया गया है इसमें, क्वेश्चन दिया गया है हमारा, राज्य की राजभाषा का प्रावधान किस अनुच्छेद में है। जो हमारे राज्य की राजभाषा होती है उसका प्रावधान हमारे किस अनुच्छेद के अंतर्गत दिया गया है, ये हमसे क्वेश्चन पूछा गया है। ऑप्शन नंबर ए 345, 46, 248 और 344 क्या आंसर हमारा होने वाला है। तो पहले तो याद रखना जो दिया गया है हमारा 345 में क्या होता है, तो इसमें होती है हमारे राज्य की भाषा, राज्य की भाषा। ठीक, उसके बाद तो आंसर तो हमारा ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। जबकि 346 में किसका प्रावधान है, तो याद रखना इसमें होता है दो या दो से अधिक राज्यों के बीच पत्र व्यवहार। जब दो से अधिक राज्यों के बीच पत्र व्यवहार होता है तो किस अनुच्छेद के अंतर्गत आता है, बताना 346 के अंतर्गत। अब देख लेते हैं जो दिया गया है 248। देखो इससे राजभाषा तो मिलता हुआ है नहीं, राजभाषा से संबंधित नहीं है ये, लेकिन फिर भी आपको याद रखना है 248 में क्या प्रावधान है। इसमें दिया गया है कि जब कभी संघ सूची से बचे हुए कुछ कानून होते हैं तो उन पर जो अधिकार होता है किसका होता है, हमारी संसद का होता है। ये प्रावधान दिया गया है 248 में। जबकि 344 में क्या प्रावधान दिया गया है, इसमें बोला गया है राजभाषा आयोग का गठन, राजभाषा आयोग का गठन। ठीक है, तो टोटल चीजें दे दी आपको, याद रखना ये राजभाषा आयोग से क्वेश्चन था। अगर कभी पूछा जाए कि राजभाषा आयोग हमारे संविधान के किस भाग में है राजभाषा आयोग, तो बताना सर भाग में है 17। राजभाषा आयोग का प्रावधान कौन से भाग में, हमारे संविधान के 17 भाग में है। कहां से कहां तक होता है 17वां भाग, बताना अनुच्छेद 343 से 351 तक इसका प्रावधान है। ठीक, उसके बाद देखते हैं नेक्स्ट अगला क्वेश्चन। एक क्वेश्चन आएगा, 3-4 उसमें समझाए जाएंगे जब तक पूरा कंप्लीट ना कर दिया गया, क्योंकि अपना मेन उद्देश्य अभ्यास का है, अभ्यास करना, प्रैक्टिस करना, अभ्यास करना, बिना इसके कुछ नहीं हो सकता। जब पेन अपना चलना शुरू हो जाए तो ऐसा ना हो कि बस चलते चलते अपना पेन रुक जाए, बस यही अपना उद्देश्य है। क्वेश्चन देखते हैं क्या है, निम्नलिखित में समृद्ध स्वर नहीं है, कौन सा है हमारा समृद्ध स्वर नहीं है। पहले तो ये याद रखना स्वर से क्वेश्चन पूछा गया है। स्वर जो होते हैं होते क्या हमारे, जो स्वतंत्र रूप से बोले जाए उसे स्वर कहते हैं। स्वर को संस्कृत में क्या कहते हैं, तो स्वर को हम संस्कृत में अच्च कहते हैं। अब बात कर लेते हैं जो क्वेश्चन पूछा गया है समृद्ध स्वर से, समृद्ध स्वर। तो ये जो क्वेश्चन पूछा गया मुख के आधार पर, मुख के आधार पर स्वर। तो याद रखना मुख के आधार पर स्वरों के कितने भेद होते हैं, आपको बताना सर 4 भेद होते हैं। पहला कौन सा होता है, पहला होता है विवृत, जिसमें ओपन होता है मुंह, मतलब खुला हुआ मुंह। दूसरा होता है अर्धविवृत, अर्थात आधा खुला हुआ मुंह। उसके बाद तीसरा होता है अर्ध समृद्ध, आधा बंद मुंह। और जब आधा खुला है तो आधा बंद होगा, तो दोनों को याद रखना, अर्धविवृत का होता आधा खुला हुआ, अर्ध समृद्ध का होता आधा बंद, और लास्ट होता हमारा समृद्ध, मतलब पूरी तरह से जब हमारा मुंह बंद हो उसे हम समृद्ध कहते हैं। क्वेश्चन हमारा यहीं से पूछा गया है, कौन सा समृद्ध स्वर नहीं है, ये हमसे क्वेश्चन पूछा गया है।
अब बात कर लेते हैं जो हमारा विवृत होता है, इसमें क्या क्या आता है, तो विवृत में आता है हमारा आ, जबकि अर्ध विवृत में क्या आता है हमारा ए आ जाएगा, आए और औ। नेक्स्ट अर्ध संवृत में हमारा ए आता है और ओ आता है। संवृत में हमारे दोनों ई आ जाएंगे और दोनों ही हमारे ऊ आ जाएंगे। अब क्वेश्चन देख लेते हैं, कल के दिन को कोई क्वेश्चन अगर इससे बनता है तो आप गलत मत करना। क्वेश्चन जो पूछा गया मुख के आधार पे, ये भी पूछा जाता है कितने होते हैं स्वर, तो बताना मुख के आधार पे 4 होते हैं, चारों आपके सामने है। क्वेश्चन पूछा गया संवृत से, आप देख लो कौन सा नहीं बनेगा। क्वेश्चन क्या था, निम्नलिखित संवृत स्वर नहीं है, कौन सा नहीं होगा, तो जो दिया गया हमारा ऑप्शन नंबर डी नहीं होगा, तो फिर ए क्या होगा हमारा, ये हो जाएगा हमारा अर्ध संवृत, अर्ध संवृत। ठीक, इस तरह से क्वेश्चन करो, कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं पता किसी भी तरह से क्वेश्चन पूछा जा सकता है। अगर आपको करने की विधि पता है तो आप क्वेश्चन गलत नहीं करोगे। क्वेश्चन देखो जो हमारा दिया गया है, अच्छा क्वेश्चन है, अभ्यास करो, प्रैक्टिस ही मेन है, बिना प्रैक्टिस के कुछ नहीं होगा। क्वेश्चन क्या दिया गया है, यह कार्य मत करो में कौन सा निपात होगा। निपात से क्वेश्चन हमारा पूछा गया है और इस तरह से क्वेश्चन हमारे बनते रहते हैं। ये निपात से जो क्वेश्चन पूछा गया है, आपको याद रखना निपात होते क्या है। तो पहले तो ये याद रखना, ये वाक्य में बल देने का कार्य करते हैं। जैसे एक उदाहरण लिख देता हूं मैं लिख देता हूं, मैं पढ़ता हूं। मैंने घर वालों से बताया मैं पढ़ता तो हूं, घर वाले बोलते आप नहीं पढ़ते, तो आप अब क्या करोगे, इस वाक्य में बल दोगे, मैं पढ़ता तो हूं। अब ये जो तो आया है, ये ही शब्द हमारा क्या है, यही निपात है। तो निपात के बारे में जो आपको याद रखना है, निपात हमारे अभिकारी होते हैं। क्या होते हैं निपात, अभिकारी होते हैं। उसके बाद प्रकार या भेद पूछे जाए कितने होते हैं, तो बताना 9 होते हैं। और जब निपात आप पढ़ोगे तो एक चीज और पढ़ना कि निपात में अलग होते हैं। जैसे आपको याद रखना, एक होता है नकारात्मक निपात, नकारात्मक निपात, एक होता है अलग और होता है निषेधात्मक निपात। दोनों को अलग अलग याद रखना है। नकारात्मक अलग है, सिर्फ हिंदी पढ़ते हुए नकारात्मक और निषेधात्मक अलग होते हैं। यदि आप हिंदी नहीं पढ़ रहे हो, आप कोई अपना जीएस में पढ़ रहे हो, तो हम बोल देते हैं नकारात्मक ही निषेधात्मक है, अर्थात निगेटिव वाले सेंटेंस। सही है। अब देखो नकारात्मक में क्या आएगा, जब कभी भी नकारात्मक होगा तो इसमें शब्द का प्रयोग किया जाएगा नहीं। जैसे यह कार्य नहीं करना, ठीक, तो ये क्या हो जाएगा हमारा नकारात्मक। जबकि निषेधात्मक में क्या आएगा, इसमें आएगा मत। सर मत कैसे, यह कार्य मत कर। अब यहां पर एक में नहीं आया है और एक में मत आया है, आप चीजों को समझना अच्छे से, बस आप गलत मत कर देना। देखो यहां पर आया मत और यहां पर आया नहीं। अगर कभी भी नहीं आ जाता है तो बता देना नकारात्मक, और कभी मत आए तो बता देना निषेधात्मक। इसके अलावा कुछ नहीं होता। यह कार्य मत करो क्या हो जाएगा, निषेधात्मक हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक, उसके बाद देखते हैं नेक्स्ट अगला क्वेश्चन। निपात के बारे में जानकारी याद रखना, बल प्रदान करते हैं वाक्य में। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन क्या पूछा गया है इसमें, हिंदी पत्रकारिता दिवस कब मनाया जाता है। पत्रकारिता दिवस की बात हो रही है, कब मनाया जाता है। ऑप्शन दिए गए हैं, पहला 21 मार्च, 10 जनवरी, 21 फरवरी और हमारा 30 मई। कब मनाया जाता है हमारा हिंदी पत्रकारिता दिवस। पहले जो दिया गया है ऑप्शन नंबर ए, इसमें दिया गया है 21 मार्च, तो इस दिन भी हमारा एक दिवस आता है जो हिंदी से संबंधित है। क्या आता है हमारा, कविता दिवस, कविता दिवस आपको याद रखना है। उसके बाद 10 जनवरी को क्या आता है, तो 10 जनवरी को आता है विश्व हिंदी दिवस, विश्व हिंदी दिवस। जबकि आपको सभी को पता है जब हिंदी दिवस आता है तो वो 14 सितंबर को आता है, ये विश्व हिंदी है। उसके बाद 21 फरवरी को क्या आता है, तो बताना इस दिन आता है विश्व मातृभाषा दिवस, विश्व मातृभाषा दिवस। अब बचा क्या, ऑप्शन नंबर डी
क्या हो जाएगा हमारा? हिंदी पत्रकारिता दिवस कब होता है हमारा? 30 मई को होता है। चारों ऑप्शन इंपोर्टेंट है, स्क्रीनशॉट ले लेना और याद रखना, क्योंकि ये हमारे हिंदी के कुछ दिवस हैं जो हमारे एग्जामों में चलते रहते हैं। ठीक है, उसके बाद देखते हैं नेक्स्ट अगला क्वेश्चन। पर्यायवाची शब्द आया है आपके सामने और क्या पूछा गया है इसमें? इसमें बताना है बागेश्वरी का पर्यायवाची शब्द क्या होगा। बागेश्वरी का पर्यायवाची हमारा क्या होने वाला है, ये हमसे क्वेश्चन पूछा है। कमला, शारदा, सुखदा, उसके बाद प्रेमदा, क्या होने वाला है? तो याद रखना, जो हमारा बागेश्वरी है इसके बहुत महत्वपूर्ण होते हैं। जैसे इस तरह से आपको याद रखना है, बिमला, बागेश और बागेश्वरी, तीनों को एक साथ जोड़ दो, बिमला, बागेश, बागेश्वरी। उसके बाद नेक्स्ट इला, शारदा, बिमला, बागेश, बागेश्वरी, इला, शारदा, भारती। ठीक, उसके बाद नेक्स्ट आएगी ज्ञानदा, ज्ञान देने वाली। नेक्स्ट ज्ञान दायिनी। अगला आएगा भाषा, इंपोर्टेंट है, आपको याद रखना, भाषा किसका पर्यायवाची है, पूछा जाता है। उसके बाद नेक्स्ट निधात्री, निधात्री के बाद आएगा आपका गिरा, उसका श्वेता, श्वेता से मिलता जुलता आएगा महाश्वेता। ठीक, तो ये सब किसके हैं? तो बताना, ये जितने भी पर्यायवाची थे, बिमला, बागेश, बागेश्वरी, इला, शारदा, भारती, हमारी सरस्वती माता के थे। किसके थे? सभी पर्यायवाची सरस्वती माता के हैं। ऑप्शन नंबर बी हमारा आंसर हो जाएगा। जो पर्यायवाची है, जिस रिदम में आप याद करना चाहो उसमें हो सकते हैं, कंठस्थ हो सकते हैं, एक साथ जोड़ दो, बिमला, बागेश, बागेश्वरी, इला, शारदा, भारती। ये तो आपके ऊपर है, आप जैसे याद करना चाहो। अगला क्वेश्चन देखते हैं, आपके सामने विलोम शब्द पूछा गया है, कुछ टाइम नहीं लगेगा इसमें। क्या पूछा गया है? क्रस का विलोम शब्द बताना है, केस, भव, बिटप या हष्टपुष्ट। तो याद रखना ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, क्रस का हष्टपुष्ट। अगर देखो ये करते समय, प्रैक्टिस करते समय अगर पर्यायवाची और विलोम शब्द गलत हो रहे हैं तो अंधकार में है भविष्य। फिर आप ये नहीं कह सकते कि मेरी हिंदी बहुत अच्छी होगी, कहीं ऐसी जगह लेके गिरा देगी, आपको उम्मीद नहीं होगा। तो ईमानदारी के साथ, पढ़ाई के साथ मजाक बिल्कुल मत करो, क्योंकि ये हिंदी है, कब ये बिंदी लगा देगी पता भी नहीं चलेगा। क्वेश्चन देखते हैं अगला क्या दिया गया है। बैल न कूदे कूदे तंगी, कहावत का क्या अर्थ होगा? बैल न कूदे कूदे तंगी, अच्छा है, रिपीट है, कोई बात नहीं। पहला दिया गया, क्या दिया गया है? वीरता पर विश्वास होना, गड्ढे में कूदना, साहसिक कार्य करना, स्वामी के बल पर सेवक का साहस। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। स्वामी के बल पर जो चेले चपाटे होते हैं वो ज्यादा कूदते रहते हैं, यही हमारा इसका आंसर हो जाएगा। बैल न कूदे कूदे तंगी, सही है। उसके बाद देखते हैं नेक्स्ट क्या दिया गया है। आज मैंने अधिक सेब खा लिए हैं, इस वाक्य में विशेषण बताना है। देखो ये तो क्वांटिटी की बात हो रही है, आप बताइए क्या होगा। आज मैंने अधिक सेब खा लिए हैं, बहुत आसान क्वेश्चन है, कुछ ऐसा नहीं है इसमें कि थोड़ा बहुत भी टफ हो। ये क्या हो जाएगा? क्या इसमें संख्या दे रखी है या आप गिन लोगे? संख्या तो नहीं होना, गुण भी नहीं होना, सार्वनामिक भी नहीं होता, संख्या भी नहीं होता, छांट के कर दो, क्या हो जाएगा? परिमाणवाचक हो जाएगा, जिसमें नाप तोल वजन मात्रा की बात की गई है। यदि आपको अगर संख्या लग रहा है तो आप ये बता दो कौन सी संख्या है, इस ऑप्शन के आधार पर आंसर यही होना है, आप इतना दिमाग मत लगाना। अगला क्वेश्चन देखते हैं नेक्स्ट क्या क्वेश्चन है। महादेवी वर्मा के बारे में है और क्वेश्चन पूछा गया महादेवी वर्मा की पहली रचना। हमारे ग्रुप सी के पेपर में आप कल्पना नहीं करोगे, अगर आपने प्रीवियस पेपर देखे होंगे, कि हमारे पेपर में, पिछले क्लर्क के पेपर में महादेवी वर्मा की रचनाओं का क्रम पूछा था कि रचनाओं का क्रम बताओ।
सही है, जबकि हमारी याद रचनाएं नहीं होती, एग्जाम में क्रम तक पूछे जाते हैं, सही है, क्योंकि हम उस आधार से तैयारी नहीं करते। अगर आप उसी आधार से तैयारी करोगे तो फिर तो नुकसान होना ही है। महादेवी वर्मा के बारे में कुछ चीजें जो आपको याद रखना हमेशा, इनका जन्म कब हुआ था, 1907 में। मृत्यु कब हुई थी तो बताना, 1987 में। संबंध कहां से इनका, तो उत्तर प्रदेश से इनका संबंध है, याद रखना। उसके बाद नेक्स्ट, महादेवी वर्मा को हम क्या कहते हैं, आधुनिक युग की मीरा बोलते हैं, ये सभी को पता है। लेकिन इनका एक और नाम है, हिंदी के विशाल मंदिर की सरस्वती। हिंदी के विशाल मंदिर की सरस्वती बोला था। किसे, हिंदी के विशाल मंदिर की सरस्वती किसे बोला जाता है, बताना। महादेवी वर्मा को बोला किस व्यक्ति ने था, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला द्वारा बोला गया था, सही है। जबकि आधुनिक युग की मीरा बोलते हैं, सही है। अब बात कर लेते हैं जो हमारा क्वेश्चन है, तो इनकी पहली रचना कौन सी है, तो बताना इनकी पहली रचना है निहार, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। कब प्रकाशित की गई थी, 1930 में। दूसरी रचना इनकी रश्मि थी, 1932 में प्रकाशित की गई थी। तीसरी इनकी निर्जा थी, 1934 में प्रकाशित की गई। देखो 2-2 साल का अंतर है। उसके बाद संध्या गीत इनकी नेक्स्ट, ये कब आई थी, 1936 में आ जाती है। 32, 30, 32, 34, 36 इस तरह से याद रखते हुए चलना। उसके बाद प्रसिद्ध रचना यामा, ठीक है, जिसके लिए इन्हें ज्ञानपीठ पुरस्कार भी दिया गया था। अगर पूछा गया यामा कब लिखी है तो बताना ये 1936 में लिखी है, सही है, याद रखना। जबकि बात कर लेते हैं कि इस यामा रचना को या महादेवी वर्मा को ज्ञानपीठ पुरस्कार कब दिया गया था तो बताना, 1982। और हिंदी साहित्य की ज्ञानपीठ प्राप्त करने वाली महादेवी वर्मा प्रथम महिला थी। चीजें याद रखना इनके बारे में, बहुत महत्वपूर्ण महत्वपूर्ण चीजें आती है महादेवी वर्मा से। तो क्वेश्चन का आंसर क्या होगा हमारा, बी हो जाएगा। उसके बाद देखते हैं नेक्स्ट अगला क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया हमारा, शुद्ध वाक्य हमें पहचानना है, सही है। ये हमारा नया वाला टॉपिक जो जोड़ा गया है, शुद्ध वाक्य, ये आपके लिए है, क्योंकि इसके लिए आपको एफर्ट करना है। आपको ईमानदारी के साथ कमेंट में बताना है इसका क्या आंसर होने वाला है, सही है। आपको टाइप करने में थोड़ा सा परेशानी होती है, इसे मैं समझ सकता हूँ। सर्दी का मौसम आ चुका है, अब हाथ नहीं चलेंगे आपके जो कमेंट कर सकते हो कि इसका क्या आंसर होना है, ठीक है। लेकिन फिर भी उम्मीद करता हूं आप इसका आंसर दोगे, ठीक है। अगर वीडियो पसंद आई तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें। उसके बाद मिलते हैं एक और जोरदार वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।